हमारे साथ में अभिषेक मनु सिंह भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वो सबके सामने खड़े थे। उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि आखिरकार अब क्या उम्मीद खत्म हो गई है। अभिषेक मनु सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो में जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में चुनाव अब सर पर है, चुनाव के बीच में कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपने शरद पवार, एनसीपी और उद्धव ठाकरे को रिप्रेजेंट किया, इसलिए यह पूछना बहुत जरूरी है, आप अदालत के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपको यह पूछना बहुत जरूरी है कि विधायकों की अयोग्यता का जो मुद्दा था, उस पर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उस पर कभी सुनवाई नहीं हो पाई। जबकि पिछले साल सीजेआई बार बार स्पीकर को कह रहे थे कि टाइम बाउंड तरीके से 1 महीने के भीतर आप फैसला ले लीजिएगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कोई फैसला नहीं, कोई सुनवाई नहीं। किस तरीके से देखते हैं आप? पहली बात तो मैं क्योंकि शिवसेना के लिए भी और एनसीपी के लिए भी पेश हुआ हूं, हो रहा हूं कई बार, इसलिए ये मेरे को मेरिट्स पे बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिद्धांतिक रूप से आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। वो मामला भी लंबित है। हां, निश्चित रूप से निराशा है, गंभीर निराशा है, ज्यादा निराशा है, और ये निर्णय बहुत पहले आ जाना चाहिए था। नंबर 2, इसकी इस गलती की या इस कानूनी गलती की शुरुआत तब हुई जब ये उस पहले निर्णय में, जो एनसीपी शिवसेना का पहले निर्णय था, शिवसेना के विषय में था, वो जिसमें मैं पेश हुआ था, उसमें ये साफ कहा गया कि ये गैर कानूनी है और ये जो बदलाव है लोगों का वो गलत है, और जो सरकार उस वक्त बनी है वो गलत है। ये निर्णय है। उसके बाद उस निर्णय के अंत में ये लिखना कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट नहीं लिया, उस कारण से उनको ये रिलीफ नहीं दी जा सकती, ये मैं समझता हूं उस कानूनी गलती की नींव है, उस कानूनी गलती के बीज है, वहां से शुरू होती है। क्योंकि आदमी अगर फ्लोर टेस्ट ले या न ले, उससे वो गैर कानूनी वारदात कानूनी नहीं बन जाती, और वहीं से शुरुआत हुई है प्रॉब्लम्स। तीसरा, जहां तक ये विलंब का सवाल है, कम से कम 6 महीने निकले हैं, बार बार आदेश के बाद आदेश, कभी 15 दिन, कभी महीना भर। उस वक्त में शिवसेना के लिए भी था, एनसीपी के लिए भी था। कहा गया माननीय स्पीकर को कि निर्णय करिए, उन्होंने आके वापस समय मांगा, उस समय कभी 15 दिन दिया गया, 10 दिन दिया गया। तो उसके बाद जब अंततोगत्वा निर्णय आ गया 6-7 महीने पहले, उसके बाद इसको अंतिम चरण तक नहीं ले जाना, मैं समझता हूं कोई इसका कारण औचित्य नहीं समझा जाता। नंबर 4, ये बात जरूर है कि मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में बहुत सारे मामले होते हैं, उनका कोई बोर्ड आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है, आपको कोई ना कोई हल निकालना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये बार बार लिस्ट में दिखाया गया, हर हफ्ते दिखाया गया, कई बार हर दिन दिखाया गया। हमने कई बार अनुरोध भी किया, मांग भी की, लेकिन अब नहीं हुआ, तो अब वो सच्चाई एक है। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं बिल्कुल कहता हूं होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसका तो उत्तर मैं नहीं दे सकता। कहीं सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि शायद प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन अब 10वीं अनुसूची का 10th शेड्यूल का क्या होगा? दल बदल विरोधी कानून को इतना सख्त किया गया वाजपेयी सरकार के वक्त में, लेकिन उसके बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक तरीके से व्याख्या की थी और एक दिशा निर्देश दिए थे। जब महाराष्ट्र के राजनीतिक उठापटक को लेकर उन्होंने जो फैसला दिया था, उसमें उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि राजनीतिक दल स्पीकर को किस तरीके से चुनना है, इसका निर्धारण किस तरीके से करना है। तो क्या अब इसका मतलब निकाला जाए कि अब उस 10th शेड्यूल का, दल बदल कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है, खत्म हो गया है वो पूरा? ये उच्चतम न्यायालय के अब बाहर है, कानून के बाहर है। मैंने तो बड़े खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से कहा है, वापस दोहरा रहा हूं, 10वां शेड्यूल अब बहुत पहले मैंने कहा, ये करीब 6 महीने पहले, उसको हटा देना चाहिए, उसको रिपील कर देना चाहिए। उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मायने नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। क्या करना चाहिए? एक 10वां शेड्यूल रहना चाहिए 2 लाइन का, 2 लाइन का। जो आदमी दल बदल करता है उसको
वापस संसद में या जो भी संस्था है वहां जाने का कोई हक नहीं है जब तक वो वापस चुनावित होके नहीं आता है। बड़ा सिंपल 2 लाइन का। ये 1/3 दल बदल, दूसरी पार्टी से जुड़े कि नहीं, नई पार्टी बनी कि नहीं, मैं आपके साथ बस में गया कि नहीं गवर्नर के पास, मैं बैठ के रिजॉर्ट में आपसे बात कर रहा हूं कि नहीं, ये सब चीजों की धज्जियां इसलिए उड़ गई हैं क्योंकि ये मानना कि स्पीकर एक निष्पक्ष अंपायर या निर्णायक जज रहेगा, ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। आजकल राजनीति इतनी संकीर्ण है, राजनीति की इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सिद्धांत इतने कम हो गए हैं कि ये समझना कि पार्टी ए का स्पीकर पार्टी ए के विरुद्ध निर्णय देगा, मैं समझता हूं ये एक मुंगेरी लाल के स्वप्नलोक से भी ज्यादा रहने वाली बात है। तो हम इस बात के फिक्शन में क्यों रहते हैं? हमको सीधा करना चाहिए कानून के अनुसार, कानून बदल के, कि भाई आप या तो उस दल में रहिए, आपको स्वेच्छा बदलिए दल, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दल बदलिए, ये आपका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन अगर आप दल बदलेंगे तो आपको वापस चुनावित होकर आना पड़ेगा उसका फायदा उठाने के लिए। ये 2 लाइन का संशोधन चाहिए, पूरे 10 शेड्यूल को डिसबैंड कर दीजिए, उसमें कोई निर्णय की जरूरत नहीं, कोई हियरिंग की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये भी एक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह रह गया था। लेकिन क्या कोई उम्मीद बची है आज की तारीख में? क्योंकि ज्यादातर विधायक जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी वो तो अब चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों तरफ से, एनसीपी से भी, शिवसेना से भी, और शिवसेना यूबीटी और उनके तरफ से भी, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब नई बेंच बनेगी, क्या कम से कम एकेडमिक रीजंस के लिए तो कम से कम फैसला होना चाहिए? आपको लगता है कि फैसला कम से कम इस पर होना चाहिए जब कभी हो, हालांकि उसका प्रैक्टिकल मतलब अब कुछ नहीं रह गया है? मामला लंबित है, बिल्कुल निश्चित रूप से निर्णय तो होगा कभी ना कभी, लेकिन जो मूल बात है जो हमने पहले की कि इसका एक महत्व, इसका प्रभाव, इसका न्याय, इसका जस्टिस, इसका सही होना या गलत होना, इसका जो मूल चीज है उसके लिए ट्रेन आगे निकल गई, शिप आगे निकल गई। और अब आप निर्णय तो करेंगे, लेकिन क्या वो निर्णय होगा, उसका क्या औचित्य होगा, उसका क्या महत्व होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है।